गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम। ये हमारे चैनल का नाम है स्पिरिचुअलिटी का रायता। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि स्पिरिचुअलिटी का रायता क्या नाम हुआ, कैसे रखा, क्यों रखा। तो बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, हम पहले स्पिरिचुअलिटी का रायता को ही इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। मैं बस अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। आप झलक को देख रहे हैं, आप मनोज जी को देख रहे हैं, आप विशाल जी को भी देख रहे हैं। और मनोज जी, आपसे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने ही नाम बताया था कि स्पिरिचुअलिटी का रायता होना चाहिए इसका। तो ऐसा क्यों? अ, ऐसा इसलिए कि हम सब लोगों ने हम सबके अपने-अपने यूट्यूब चैनल है और हम सब लोग कहीं न कहीं अपने आप को इंसान बनाने की दिशा में चल रहे हैं, मानवीय गुणों से अपने आप को बनाने की दिशा में चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बात क्या है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती है, ठीक है? तो हम सब लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी को रखें या ना रखें, ठीक है? तो हमारे पास 2 मत थे कि भई हमें रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि बेस जो है वो हमारा स्पिरिचुअल है। और नहीं रखना चाहिए उसका कारण ये है कि अगर हमने स्पिरिचुअल रखा तो जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो जुड़ने वाले लोग हैं वो हमें एक ढांचे में या एक सांचे में हमें देखना चाहते हैं। वो देखना चाहेंगे भई हमने एक कुर्ता पहना हो, खास तौर से कोई मैरून कलर का, लाल कलर का, तिलक भी लगा हो, हमारे प्रोग्राम भी कुछ ऐसे हों और हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि उसमें कौन जुड़ेगा। हो सकता है यूथ ना जुड़े कि वो सोचे नहीं यार ये तो सब आध्यात्मिक की बातें करने वाले चैनल होगा, लोग होंगे। और बुजुर्ग है, वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते, तो वो वैसे नहीं जुड़ेंगे। तो इस बात के लिए हमारे पास और एक हम ये देख एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि जैसे अगर हम कहीं पोस्टर लगाओ, मनोविज्ञान की बड़ी साधारण सी बात है कि भी पोस्टर लगाओ कि यार यहाँ देखना मना है या यहाँ पेशाब करना मना है, मान लीजिए, तो लोग वहीं करेंगे, है ना? क्या होता है कि अ, अगर हम बच्चे को कहें यार ये काम नहीं करना, तो वो क्या करता है उस काम को पक्का करता है। तो हमें एक ये ट्रेंड है कि जब भी कोई उल्टा शब्द रखते हैं तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। अब हम वैसा काम तो करने वाले थे नहीं कि हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएँ और उसमें हम जो अपना टॉपिक है वो ये वाला रखें कि भई अपनी उम्र कैसे मतलब कम करें, जवान कैसे दिखें, 60 में आप 20 का जोश कैसे दिखाएँ, अपनी पुरुषत्व की ताकत कैसे बढ़ाएँ, सुंदर कैसे दिखें, चेहरा कैसे करें, ये करें। हालाँकि आज जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं कोई अन्यथा ना ले, जितने भी फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखे गए हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स पे देखे गए हैं कि कैसे हमारी मर्दाना ताकत बढ़े, कैसे हम धन को आकर्षित करें, कैसे हम सुंदर दिखें, कैसे हम स्त्रियों को और ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं और इनका नाम लेने में भी हमें कोई परहेज नहीं है। अगर आप सद्गुरु के सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखें, कौन से देखे गए? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वाले ज़्यादा देखे गए। संदीप माहेश्वरी के भी आप देख सकते हैं, रविशंकर जी के देख सकते हैं, ओशो के देख सकते हैं। मतलब उनकी अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो संभोग से समाधि की ओर वाली पुस्तक का ही टाइटल सबसे ज़्यादा बिका होगा, देखा गया होगा या समझा गया होगा। तो अब ये जो ट्रेंड था इसी के साथ-साथ चलने का हमारे पास यही रास्ता था कि हम एक कुछ इसी तरह का टॉपिक रखें और हमने इस पर कुछ सजेशन लिए भी थे। कोई कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की बकवास है ना? या बोरिंग स्पिरिचुअलिटी, कोई कह रहा है स्पिरिचुअलिटी की शराब, कोई कह रहा है ना? इसी तरह के शब्द हमने देखे, तो मुझे लगा कि आज स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत बड़ा एक रायता फैल चुका है। रायता एक फ़िल्मी शब्द है, एक मुंबई सी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि कोई कुछ भी किधर भी डाल दो यार, जो डाल दिया, जो बिक गया, बस वो रायता है। जो लोगों को स्वाद लगा, जिसमें लोगों को मज़ा आया, वो रायता है। तो आज स्पिरिचुअलिटी में अगर हम सर्च करने जाएँ, कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो आप पाएँगे तंत्रा सूत्र पे मतलब तंत्रा के प्रोग्राम बहुत चलते हैं और गोवा में चलते हैं मतलब देखो और बंदा लाखों कमा रहा है। अभी हाल ही में मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने बोला यार हमने तंत्रा का एक सेमिनार गोवा में किया था। तो मैंने कहा यार अच्छा बहुत अच्छी बात है। कह यार ऐसा एक आध्यात्मिक ध्यान-व्यान, तंत्रा ध्यान किया हमने, ये किया, वो किया और अच्छा पैसा लोगों ने कमाया, बहुत लोग आए, फ़ॉरेनर्स भी जुड़े उसमें। तो ये एक तरह का क्या हुआ रायता हो गया। जिसमें मतलब कोई भी चीज़ किधर डाली, कुंडलिनी जागरण लोग डाल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार कोई मूलाधार पे कोई सर्पाकार चीज़ है और वो ऊपर जाती है। और हमें लगता है कि ये पढ़े-लिखे लोग है ये एक प्रकार का अंधविश्वास भी हो सकता है क्योंकि इसमें ना तो कोई मनोविज्ञान है, ना लॉजिक है, ना दर्शन है, ना हमारा कोई पुरातन ज्ञान है। इधर की बात उधर पकड़ ली, इधर की बात उधर पकड़ ली। आज आप देखेंगे कि मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन एक नाम है, जिसमें लोग आँखों पर पट्टी बाँधकर
चीज़ों को पढ़ते हैं। मैंने भी वो प्रोग्राम करवाए हैं, विशाल सर से भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात भी हुई थी और ये बात लगभग 2013-14 की है। हम भी आकर्षित हुए थे उस बात से। तो आँख पर पट्टी बाँधकर बच्चे पढ़ रहे हैं। आप पूरे बॉडी में कहीं भी कोई चीज़ टच कर दीजिए, पर्ची लिखकर आप टच कर दीजिए, बच्चे बता देंगे, ठीक है? उसको अब स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा रहा है, ठीक है? सभी लोग कह रहे हैं भई हमारे ध्यान से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम ऐसी टेक्निक्स की बात करें, जो आज हमने इस तरह के इवेंट हमने बना लिए हैं, कि भई कैसे एक मनुष्य अपने इंद्रियों से आगे बढ़कर चीज़ों को देख सकता है और क्या टेक्नोलॉजी या क्या एक साइंस इसमें यूज़ हो रही है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। तो ये रायता ही है। लोगों को लग रहा है कि आँख पे पट्टी बाँध के पढ़ना है, ध्यान है। हिप्नोसिस, देखिए हिप्नोसिस को बड़ा ही अध्यात्म से जोड़ दिया गया है, ठीक है? या मतलब भविष्य बताने को लेकर जैसे जोड़ दिया गया है। कोई बहुत अच्छा ज्योतिषी है या कोई आगे की बात बता देता है, तो लोगों को लगता है अरे ये बड़ा धार्मिक आदमी है। और रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में एक डिफरेंस हमें अक्सर पढ़ देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो ये एक अच्छा शब्द था, हमें रखना था, बहुत ज़रूरी था, लेकिन रायता रखना बड़ा ज़रूरी था। जिसके ऊपर हम बात करें तो बड़ी नई-नई चीज़ें निकल कर आएगी और पता लगेगा कि आज क्या मच गया है और रियल क्या चीज़ है, उस पर हम लोग कुछ लेकर आते। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो यही एक जवाब बनता है कि यार ये नाम अच्छा है, देखते तो हैं कि आप लोग इससे ज़रूर आकर्षित होंगे। जवाब एकदम सही है सर आपका। मेरे को अब ये समझना है कि बाकी लोग इस नाम से मान कैसे गए? कि आपका पर्सपेक्टिव तो हमें समझ आ गया। तो विशाल जी पहले आप बताओ कि आपको ये नाम पसंद क्यों आया और आप इससे एग्री क्यों करते हो? सर आप म्यूट पे हो। मैं नाम पसंद आया नहीं आया, एक्चुअली नाम से मुझे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो मैं एक तरीके से न्यूट्रल हूँ इस पे। मैं किसी भी नाम के साथ जाने के लिए तैयार था। हाँ, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड ज़रूर होना चाहिए। हाँ, और जो जो सजेशन आए थे उसमें ये भी देखा कि जब थोड़ा-सा कुछ हट के होता है ना, कुछ डिफरेंट सा होता है तो वहाँ अट्रैक्शन होता है। वहाँ पे एक पब्लिक अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्ट के बाद फिर वो जानना चाहती है अच्छा है क्या? तो चाहे भले इस नाम के थ्रू हम अगर स्पिरिचुअलिटी के रियल कंसेप्ट की तरफ मुड़ जाएँ धीरे-धीरे, तो जो भ्रम फैला हुआ है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ तो अभी मनोज जी ने बात की ही और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसका स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। है मतलब दे आर टॉपिक्स, हम ये नहीं मना कर रहे कि नहीं है ये, एक्जिस्ट नहीं करता है। बट स्पिरिचुअलिटी की अगर कोर की बात करें, उसके एसेंस की बात करें तो उससे कोई नाता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। तो भले ही अट्रैक्शन की वजह से ही सही कोई आदमी अगर आता है, जुड़ता है और फिर वो सुनता है कि हाँ भाई क्या बात हो रही है और उसे लगता है कि नहीं हाँ, काम की बात है। बहुत सारे जो भ्रम और आडंबर फैले हुए हैं, उसको काट के हम एक रियल एसेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वो जा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ठीक है, दूसरा चैनल पकड़ा हमने, दूसरा एक रूट पकड़ा, तो आई वाज़ ओके, आई वाज़ न्यूट्रल टू दिस। तो मेरा तो यही था उसमें। ये तो आपने बहुत ही अलग तरीके की बात कर दी। आप कह रहे हो कि नाम से फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ लोग नाम के पीछे ही भागते रहते हैं। ये तो आपने बहुत ही ऐसी बात कर दी कि अब लोग बोलेंगे ये तो चैनल ही अच्छा नहीं है क्योंकि आप नाम के पीछे ही नहीं जा रहे हो। ऐसा क्यों सर? नाम से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये मतलब मेरा एक पर्सनल वो है व्यू। मैं ये जानता हूँ कि लोगों को पड़ता है निश्चित तौर पर। मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसमें सिर्फ़ कंटेंट देखने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि एक कड़वा सच ये भी है कि आप किसी के पास जा रहे हैं तो पहले नाम ही होगा आपके पास। आपको कंटेंट तो पता नहीं लगेगा। इसीलिए शायद नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत लोगों के लिए नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के लिए देखा भी गया है। तो इसीलिए जब ये डिस्कशन हो रहा था और एक अजीब थोड़ा डिफरेंट नाम लिया जा रहा था व्हिच इज़ नॉट द यूजुअल थिंग, तो मुझे लगा हाँ, ये काम करेगा क्योंकि ये काम ऐसी चीज़ें बहुत काम कर रही हैं। मैं कुछ लोगों को फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? उनमें से मैंने ये भी देखा कि वो जो अपना यूट्यूब वीडियो है, उसका वीडियो का नाम कुछ ऐसा इतना आकर्षित देते हैं कि आपका मन अंदर से करने लगता है कि भाई इसको तो मुझे देखना है। ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मन के पार क्या है? ठीक है? इस तरीके का एक वीडियो बनाया था। अब वो मन के पार क्या है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उठती है। अच्छा मन के पार क्या है? इसकी सीधे-सीधे चर्चा होगी, चलो देखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ से मैं देखता हूँ कि पर्सनली बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत नहीं फ़र्क पड़ता है, पर हाँ, दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है, लिटरली पड़ता है, नो डाउट। तो क्या यही रीज़न है कि आपके नाम के आगे बड़े-बड़े और वर्ड्स नहीं जुड़े हुए? गुरु और बहुत सारी रिस्पेक्ट और मायावी और अच्छे-अच्छे और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ डुबा के ले जाती है कहीं पे, ये चीज़ बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए। कोशिश यही रहती है कि जितना आप सीधा साधारण रहें उतना अच्छा है, जितनी आप सीधी बात कर सकें और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाए, प्लस आप जितना सहज और सिंपल रह सकें उतना अच्छा। कोशिश यही रहती है, इसलिए उन चीज़ों में जाने का मन नहीं करता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब झलक जी आप ये बताओ कि मनोज जी ने थोड़ा तो बताया कि हम इस चैनल पे क्या-क्या चीज़ें शायद डिस्कस करेंगे। क्यों बनाया है हमने ये चैनल आपके अकॉर्डिंग और इससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? एग्ज़ैक्टली इसी सवाल का आंसर विशाल सर ने ऑलरेडी दे दिया। क्यों? क्योंकि हम नाम के पीछे भाग रहे हैं, समव्हेयर और द अदर और कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में हम घुस भी रहे हैं, हम कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, नामों की वज़ह से ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ लेबल हम सुन रहे हैं, उसको फिर हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड हम यही भूल जाते हैं कि एसेंस क्या है? तो हम स्पिरिट और आत्मा के बीच में एग्ज़ैक्ट फ़र्क क्या है? हम वहाँ चले जाते हैं। अब एथीरियल बॉडी और मन और इसके बीच में एग्ज़ैक्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ जाना ही नहीं है। हमारा पॉइंट ही ये है कि अगर आप एग्ज़ैक्ट्स में चले गए तो आप एसेंस भूल जाएँगे एंड उसी के वजह से ये रायता फैल रखा है। So the purpose of this discussion is for a fact that हमें इतनी स्पेसिफिक्स में ना घुस के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है एंड अपने लाइफ, अपने सोच उसको बढ़ाना है, उस पे फोकस करना है, नॉट फॉरगेटिंग द एसेंसेस। अब आप जैसी बात कर रहे हो, ऐसी बात सुन के तो आधे लोग तो आएँगे ही नहीं, इस चैनल को देखने के लिए। इसीलिए इसीलिए हमें ये गार्ब देना होता है, नॉट जस्ट गार्ब आल्सो एक्चुअली आई होप थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़े। यू नो स्पिरिचुअलिटी लोग मतलब बहुत ऊंची नजर से देखते हैं कि मतलब अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो तो लाइफ में गलती कर ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी फैलेसी है कि आदमी कहाँ भी जाए, कितना भी जाए, गलतियां करता ही है, वो आदमी है। तो फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और मनोज में? हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। एक्चुअली बोले कोई फ़र्क नहीं है। अगर आदमी ये देख ले ना कि सामने वाला भी गलतियाँ कर सकता है और हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, तो एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है। तो आदमी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाता है। सो दैट अमाउंट ऑफ पीस हम जो बोलते हैं ना, हम हर चीज़ से परेशान हैं। हम हर चीज़ ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्या हो रहा है? क्यों तो सबसे क्यों इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ नॉट अलाउड इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज़ यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके। यस। चलिए, अब ये और ज्ञान देने से पहले हम अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं और मनोज जी आपसे ही शुरू करेंगे दोबारा। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है? आप कैसे स्टार्ट हुए? अभी क्या कर रहे हैं? कहाँ पर हैं आप भारत में? किस भाग से जुड़े हैं आप? सो प्लीज़। अ, मेरा नाम मनोज शर्मा है। इस नाम से मैं फ़ेसबुक पर और इंस्टा के ऊपर मेरी आईडी है। लोग इसी नाम से मुझे जानते हैं और ये जर्नी शुरू होती है 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले जब हम मतलब एक यंग एज स्टार्ट हुई, तो सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सबका अपना-अपना एक हुनर होता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ पाता है, कोई बहुत अच्छे रैंक ले पाता है, सबका अपना-अपना रहता है। हमारे ऊपर हम एक मिडल फैमिली से हैं, तो मिडल फैमिली में एक प्रेशर होता है कि यार आप नौकरी लगो, आप ये करो। और वो एक ऐसी एज रही है कि जब आपके बहुत तरह के दोस्त होते हैं। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपके क्रिकेट वाले दोस्त होते हैं, आप जिम जाते हैं, आपके जिम वाले दोस्त होते हैं, आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार वाले लोग आपके दोस्त होते हैं, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन वाले दोस्त होते हैं। तो मुझे उस समय ऐसा लगता था यार कि मेरे शहर में मेरे 1000 दोस्त हैं, 5000 दोस्त हैं, ठीक है? तो जब पिताजी फ़ादर साहब कहते थे कि यार तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, तो मेरे को ये समझ नहीं आता था। मुझे लगता है हर यूथ को समझ नहीं आता कि यार इज़्ज़त नहीं करेगा, अपनी तो बड़ी इज़्ज़त है, खेलने जाते हैं, वहाँ इज़्ज़त करते हैं, बाज़ार में इज़्ज़त करते हैं। तो वो कहते थे यार तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, नंबर अच्छे नहीं आएँगे। इस तरह से एक यूथ पर उस तरह का प्रेशर सदा ही रहता है, वो हम पर भी था, वो मुझ पर भी था। और उस समय ये नहीं समझ आ रहा था यार कि पढ़ने के बाद क्या होगा? खेलने से क्या जो प्लेज़र मिल रहा है यार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, क्या है? और हर बच्चा थिंकिंग करता है और वो किसी न किसी से गाइडेंस लेता है, जो लोग नहीं ले पाते, वो मुझे लगता है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाते हैं। तो उस समय मेरे साथ एक घटना ये घटी कि मुझे किसी ने कह दिया कि यार ओशो एक व्यक्ति हैं,
तो कभी उनके बारे में पढ़ो। ऐसे ही लोग बात कर रहे थे, मेरे से सीनियर थे काफ़ी, मेरे ख्याल से मुझसे वो 10 साल बड़े थे। मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने एक मैगज़ीन पे फ़ोटो दिखाई मुझे, तो मैंने देखा और मैं जब घर आया और जैसे हम टीवी चलाते थे, तो आशाराम बापू जी का चैनल चल रहा था, मुझे लगा यार यही ओशो है। अपने वो देखने लग गए कि यार ये कुछ बातें कह रहे हैं, जो भी हैं। फिर एक बार उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो मैं किसी दुकान पर था, तो वहाँ लोग आए और केक वगैरह लेकर गए। तो फिर मुझे किसी ने वहाँ एक मैगज़ीन दी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ा। उसमें जो लाइन मैंने पढ़ी वो आज तक मुझे हूबहू याद है और इस 20 साल की जर्नी के पीछे जिस लाइन की एनर्जी है, वो वही है। मैं उसे आपके साथ यहाँ दोहराना चाहता हूँ सभी के साथ और वो ये था कि तुम कुछ भी पालो। कुछ भी पालो का मतलब था बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा पद, राष्ट्रपति बन जाओ, सुंदर से सुंदर स्त्री तुम्हारी पत्नी बन जाए, बहुत पैसा, तुम कुछ भी पालो पर वो ना पाया। वो का अर्थ था ध्यान, प्रेम, इंसान बनना, देवता के गुण शामिल होना, ध्यानी होना, ये सब। तुम कुछ भी पालो और वो ना पाया तो जिंदगी व्यर्थ है। उन्होंने कहा यार जिंदगी बेकार है अगर वो ना पाया तो। और तुमने उसे पा लिया जो कि सच में पाने योग्य है और फिर कुछ भी ना पाया तो जीवन परम सार्थक है। एक 22 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाए और बड़े प्यार से समझाई गई हो, बैठ जाए किसी चक्कर में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या ऐसे कह लो कि उसे उस लाइन से प्यार हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले ओशो से प्यार हो गया या यूं समझ लिए फिलॉसफी से प्यार हो गया। तो मेरी एक साइंस स्ट्रीम थी, बीएससी मैथमेटिक्स में था, एमएससी फिजिक्स में जा रहा था कि अचानक इन सब चीज़ों के लिए मुझे फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ी और मैंने दिल से की। 2 साल मैंने दिल से पढ़ाई की। कोई भी इस बात को पसंद नहीं कर रहा था, दाढ़ी बढ़ाई, जैसे बढ़ाते हैं फिलोसोफर बन जाते हैं। तो लोग मोहल्ले में भी कहने लग गए कि भाई इसका दिमाग खराब हो गया है, अब ये शादी नहीं करेगा। तो इससे परिवार में और ज़्यादा तनाव आ गया कि भाई तू क्या पढ़ने लग गया ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि यार शादी नहीं करेगा, अब ये आश्रम चला जाएगा, है ना? और उसमें जो मेरे गाइड थे कॉलेज में, तो उन्होंने पीएचडी के लिए मेरा नॉमिनेशन लिया और एक स्कीम थी कि वो एक प्रोजेक्ट ले सकते थे और उसमें वो बच्चे रखते थे, उसमें मुझे रखा और मुझे आश्रम विजिट करने थे। तो कुछ उन्होंने मेरे को एक स्टाइफंड दिया, तो मैंने उस स्टाइफंड से फिलॉसफी की कुछ किताबें खरीदी जिनमें ओशो की कुछ किताबें थी, जे कृष्णमूर्ति की कुछ किताबें थी और मैंने उन्हें पढ़ा। लेकिन जब मैं इसी लाइन पर था कि यार तुम कुछ भी पालो, तो मैंने वो पीएचडी तो छोड़ दी और सिर्फ वही पढ़ने लगा और ध्यान करने लग गए और इस तरह से रहा। धीरे-धीरे पारिवारिक प्रेशर रहता है, धीरे-धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि नहीं यार, हमें जीवन यापन के लिए, चूँकि हम एक गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, परिवार है, ज़िम्मेवारियाँ हैं, इन सब का भी जो लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध था, उनका भी एक बराबर प्रेशर था। तो ये तय किया गया दिमाग के अंदर कि देखो हम पढ़ेंगे, हम इस यात्रा पर चलेंगे, पर साथ-साथ जो ज़िम्मेवारी हमारी बनती है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, उसको भी हम उतने ही दिल से निभाएँगे, जितना हम उस लाइन को निभाएँगे। ये मैंने फिक्स कर लिया था। जो लेकिन बहुत साथ के जो लोग थे हमारे, वो घर छोड़कर भी भागे, वो आश्रमों में भी गए, वो अविवाहित भी रहे, उन्होंने कभी नौकरियाँ भी नहीं की। पर ये बात मेरे को जम नहीं रही थी क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई थी, वो ऐसे घराने से हो रही थी जिसमें हम सभी लोग जॉब करते थे। मेरे परदादा करते थे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर साहब और सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उन्होंने ये सिखाया हुआ था कि यार एक नियत समय पे हम एक ऑफ़िस जाते हैं, फिर घर आते हैं, तो आपका दिमाग सही रहता है और आदमी थोड़ा बहुत अर्न करता है तो उसकी इज़्ज़त रहती है। ये वाली फ़िलॉसफ़ी भी उतनी ही गहरी थी जितनी ओशो की वो लाइनें गहरी थी। तो जो मेरे अंदर जो सेटअप तैयार हुआ, वो यही हुआ कि मैं एक गृहस्थ जीवन के साथ-साथ उस चीज़ को चलाऊँगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाऊँगा, कोई बात नहीं लाऊँगा। तो मैंने थोड़ा अपना कोचिंग सेंटर का कार्य किया, जॉब की तैयारी की, तो मैं एक जॉब में आ गया, ठीक है? एक सरकारी नौकरी में आ गया और उसके साथ-साथ फिर मैंने फ़िलॉसफ़ी और साथ में साइकोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया। साइकोलॉजी के अंदर मैंने जो है वो उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ डिप्लोमा कोर्स किए, इंटर्नशिप किया, कुछ ऑनलाइन कोर्स किए और अभी हाल ही में मेरी पीएचडी जो है वो पूरी होने वाली है। पीएचडी का टॉपिक मेरा माइंडफुलनेस मेडिटेशन है और अच्छा मैंने उस पर पढ़ा, अच्छा मैंने उसे समझा और मेरी बातों में आपको ओशो, जे कृष्णमूर्ति, गुरजिएफ और ओस्पेंस्की
और उसके साथ-साथ कुछ और साइकोलॉजिस्ट का प्रभाव भी नज़र आया। एक वेबसाइट आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से हमने बना रखी है। उसके ऊपर फ़िलहाल एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है, क्योंकि मैंने जो स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा बनाई, वो थोड़ी अलग है। वो थोड़ी अलग है और वो अलग नहीं है, मेरे ख्याल से वो एक बेस है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड मतलब ये कुछ नए इमोशंस हैं, जो हमने नए पॉजिटिव इमोशंस ढूँढे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर इमोशंस 32 हैं, मान लीजिए कुल, तो उसमें से 7 पॉजिटिव हैं, 25 नेगेटिव हैं जो मनुष्य ने आज तक अपने अंदर डेवलप किए हैं, ठीक है? अब जो कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास पूरी ज़िंदगी में 2 इमोशन रहे, कई ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 32 रहे। तो नए-नए इमोशंस भी अब हम नए-नए समाज के साथ-साथ बनाते जा रहे हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ इमोशंस डेवलप ही नहीं है। जैसे ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है, वो हमारे अंदर शायद कभी आया ही नहीं, आया तो बड़ा अच्छा डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह से शायद एक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, वो भी नहीं आई। फॉरगिवनेस है, जैसे वो नहीं आई। वो आई नहीं, किसी ने सिखाई भी नहीं और हमने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की। लेकिन साइकोलॉजी का एक हिस्सा ऐसा भी है, जो इसे बना रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है और धीरे-धीरे इसे डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से मैंने अभी 12 कोर्स बनाए हैं, जो मेरी स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, उसका बेस बनाते हैं और मुझे लगता है कि हर आदमी को वो अभ्यास सबसे पहले करना चाहिए, ताकि यार चलो एनलाइटमेंट और बुद्धत्व और मोक्ष वो तो बाद की बातें हैं। हम कम से कम एक सिंपल इंसान बन सकें। हमारे आस-पास जो घटित हो रहा है, हम उसे देख सकें, उसे समझ सकें, उसके प्रति एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकें। तो इस तरह से ये यात्रा अभी तक चल रही है और उस यात्रा का यही एक हिस्सा है कि चलिए आप लोगों के साथ मिलकर भी एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर ये सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ और डिस्कशन के साथ हम नए लोग जोड़ना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं और कुछ इस माध्यम से सिखाना भी चाहते हैं। सिंपल। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये मनोज जी की जो वेबसाइट और उनके कोर्सेज के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। चैनल के अबाउट के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर जाके ज़रूर देख सकते हैं। पर मनोज जी, मुझे एक बात से बहुत प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा बना ली है, मतलब ओशो से जो पढ़ा आपने और जो कृष्णमूर्ति से पढ़ा आपने अपनी बना ली। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने चेंज कर दिया उनको? नहीं, मैंने उनको नहीं चेंज किया। देखो अगर हम उनके ही किसी एक प्रवचन को सुनेंगे तो क्या होता है कि जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, मैं ये नहीं कहता डेवलप होता है, जैसे-जैसे समाज नई-नई चीज़ों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे जब चलता है, नए-नए रिलेशन बनते हैं, नए-नए रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंसान का जो मन है, वो भी नए-नए रूप लेता है। उसके भी नए-नए आयाम बनते हैं, ठीक है? ओशो ने खुद अपने प्रवचन में कहा कि मैं आज जिनको संबोधित करके या आप लोगों के लिए जो टेक्निक बना रहा हूँ ध्यान की, हो सकता है आज से 20 साल बाद वो उन लोगों के लिए काम की ना रहे। उन्होंने बुद्ध का भी ये कोट किया कि बुद्ध के समय में जो बुद्ध ने कहा और जिन लोगों को कहा, उनका मन अलग तरह से था। आप समझे मेरी बात? उनका बेस ज़रूर वैसा ही रहा, लोभ, क्रोध, मोह, माया, लेकिन आज हमारा अहंकार भी धीरे-धीरे और सूक्ष्म होता जा रहा है। एक नया मोड़ ले चुका है, उसका एक नया रूप आ चुका है। पहले इतना नहीं था, लोग सरल थे, लोग ईज़ी मोड में थे, थोड़ा बहुत क्रोध करते थे, बाद में ठीक हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम नए-नए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, नए-नए इमोशंस हम ढूँढ रहे हैं मनुष्य के अंदर, उसी तरह से मन भी अलग-अलग तरीके से बनता जा रहा है। आज के समाज में और आज के लोगों को जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, मैंने वैसा एक मॉडल बनाया है। मुझे लगता है कि आदमी इतना कर ले बहुत है। जैसे आज से अगर 5000 साल पहले की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मोक्ष शब्द सबसे अच्छा था। बुद्धत्व एनलाइटमेंट बहुत अच्छा शब्द था। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है आज आदमी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज से 50 साल पहले आदमी कहते थे मुझे परमात्मा को पाना है। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे परमात्मा को पाना है। मन अलग बन चुका है, दर्शन अलग बन चुका है, हर चीज़ एक नए डायमेंशन में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ और जिस तरह की लोगों की प्रॉब्लम को मैं फेस कर पा रहा हूँ क्योंकि एक काउंसलर के तौर पे, एक साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे मेरा लोगों के साथ जो रहता है, उससे मुझे समझ आ रहा है कि लोगों की आज की क्या ज़रूरत है और इसे किस तरह से हम एक ढंग दें, एक नई चीज़ बनाएँ। हो सकता है आज से 10 साल बाद मेरे बनाई गई परिभाषा बेकार हो जाए, मेरे बनाए गए मॉडल बेकार हो जाए। ये भी संभव है और यही होता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने कि जो हम आज कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। ये कैसी ज़िंदगी हुई? चलिए विशाल जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। अब आप बताएँ कि आपकी क्या जर्नी रही है और अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में ज़रूर बताएँ सर। थैंक यू सौरभ।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एनजीओ है जिसका नाम है सोच खोलो फाउंडेशन, और मैं दिल्ली से को बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी बेसिक जर्नी शुरुआत हुई 2015 में, मतलब रियल सेंस में तो 2015 में हुई। उससे पहले हालांकि तब जितना भी उसका बैकग्राउंड वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका था। हाँ, तो बैकग्राउंड वर्क बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट हिस्से थे मेरी जिंदगी के, जिसमें भूचाल आया हुआ था, भीषण मची हुई थी, इसको हम ये कह सकते हैं। एक कि मेरा अपना काम में मन नहीं लगता था, और मैं सिर्फ वो पैसे के लिए काम करता था। काम चला पाता था, वो अलग चीज है, पर कुछ गहराई कभी नहीं आई उसके अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ मैं, टीसीएस इन्फोसिस के साथ मैंने काम किया है ऑलमोस्ट 8.5 साल से ज्यादा। बट अगर खुद एक न्यूट्रल एंगल से आंकलन करूं तो घटिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लगा सकते हैं। और मुझे कोई बोलने में इसमें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ये सच्चाई ही थी कहीं ना कहीं। वो अलग बात है कि दूसरा अगर परसीव करेगा तो उसको लगेगा नहीं ठीक है यार, समझ तो आता है बंदे को, पर मैं कभी गहराई में नहीं उतर पाया। तो एक ये प्रॉब्लम, और दूसरा एक शादीशुदा जिंदगी में इश्यूज थे जो कि समझ नहीं आ रहे थे इश्यूज हैं क्यों। अपनी मर्जी से मैंने शादी की, अपनी इच्छा से शादी की, जान के देख के बातचीत करके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं घुसने से पहले शादी में कॉन्फिडेंट था कि हाँ आई एम विद द राइट पर्सन। उसके बाद भी इतने रायते फैले कि पूछिए मत। तो ये 2 का कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से शायद मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई। एक मोमेंट ऐसा आया, जो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उस मोमेंट में एक दिन एक रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, गलती अपनी भी है कुछ तो। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मिस्टेक्स। तब तो कुछ कुछ मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल की का एहसास हुआ था, और फिर ये लगा कि हाँ चलो फिर कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। इस एहसास के आने के बाद कि कुछ बदलने की नीड है या जरूरत है, मेरी जिंदगी में विपश्यना उतरी। विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है, जो कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी का नाम जानते हैं, मेजॉरिटी लोगों ने सुना होगा, एक्सपीरियंस किया नहीं किया पता नहीं। बट वो 2015 में मैंने पहला शिविर किया, और वो पहला शिविर बहुत मैं कहूँगा मेरी जिंदगी के लिए एक यू टर्न के जैसा था। उसके बाद और बहुत सारी जो रियलाइजेशन थी वो और प्रगाढ़ हो गई, या ये रियलाइजेशन हुआ कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, उसकी सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरी है। ये जर्नी आगे बढ़ी, 2 3 4 साल में प्रैक्टिस करता रहा। फिर लगा मुझे कि मैं किसी पॉइंट पर फंस गया, ना मैं विपश्यना में आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना समझ में आगे बढ़ पा रहा हूँ। छटपटा रहा हूँ समझ के लिए, पर वो समझ नहीं डेवलप हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने अलग अलग लोगों को सुनना शुरू किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी गया, पर बहुत लाभ नहीं हो पाया। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब पे अटका मैं, उनकी कुछ बुक सामने आई, वहां से कुछ कुछ मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ क्लैरिटी मुझे मिल रही है, और कुछ कदम आगे बढ़े। फिर अटक गए, अब नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए, कहाँ जाए। फिर एक व्यक्ति आए मेरी जिंदगी में, हसनैन वारिस नाम से, वो सूफिज्म के बारे में बात करते हैं। उनसे कुछ कुछ लगा कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और उनका कोर्स भी अटेंड किया, तो वहां से भी थोड़ा थोड़ा धुंधलाहट हटी, पर बहुत ज्यादा नहीं। फिर हसनैन वारिस ने मुझे आचार्य प्रशांत के बारे में बताया, और अंदर से इच्छा हुई कि सुनूं मैं उन्हें। मैंने उनकी वीडियो सुनी, और सुनते ही लगा कि नहीं मुझे इनसे मिलना है। मैंने एक 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल करवाई उनके साथ, और वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसको मैं अच्छी तरह याद कर सकता हूँ। जहाँ उनके सामने बैठे बैठे मन शांत हो गया, और मन ने कहा अपने से आगे की बात है, सुनो। वहां से सुनना आया, वहां से ये समझ में आया कि सुनना होता क्या है। और फिर 2-2.5 साल उनको जम के सुना, कुछ कोर्सेज भी अटेंड किए जाके पर्सनली वहां से। और फिर दोबारा कृष्णमूर्ति साहब को जब पढ़ा तो समझ में आया कि कृष्णमूर्ति साहब तो बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, पर वो पहले नहीं समझ में आती थी। तो उनको सुनने से आसान हुआ कृष्णमूर्ति साहब को समझना। ये जो जर्नी थी यहाँ, इस जर्नी में समझ में आया कि हम ही अपनी सारी परेशानी है, और एक शब्द आता है जिसका नाम है ईगो, जिसकी हम आगे आने वाले सेशन में निश्चित तौर पे बहुत गहरे में चर्चा करेंगे। तो ये ईगो क्या चीज है, अगर ये हमको नहीं समझ में आया तो जिंदगी कभी डेप्थ में हमको समझ नहीं आ सकती, इट इज नेवर पॉसिबल। और हम कैसे ईगो से ऑपरेट करते हैं, किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे करते हैं, और उसकी वजह से हम कैसे दुखी रहते हैं, ये बात बहुत अच्छे से बहुत गहराई से समझ में आने लगी। और ये होते होते एक्चुअल में मेरा एक कोर्स ही डेवलप हो गया, जो कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी 2017 में, ये मुझे समझ आ रहा था कि हाँ मुझे सिखाना अच्छा लगता है, पर मैं क्या सिखाऊंगा पता नहीं।
एक धुंधला आइडिया था कि हाँ मैं मैरिज के ऊपर बात करूंगा लोगों से कि शादी में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतना भर आइडिया था और कुछ नहीं था। बट जो आचार्य प्रशांत को सुनते सुनते चीजें क्लियर होती चली गई, तो उससे एक स्पिरिचुअलिटी का एक कोर्स ही तैयार हो गया, आप ये कह सकते हैं, जिसका नाम है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल। तो उसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे लाइफ के चैलेंजेस कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। और अगर आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मन में जो चलता है और आप जो एक्शंस लेते हैं, आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब करते क्यों हैं, उसकी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। एक चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो हमको हर पर्सपेक्टिव कंसिडर करना पड़ेगा ताकि हम अपने एक पर्सपेक्टिव से ना चिपके रहें। ये कुछ बातें जो हैं ये उस कोर्स का हिस्सा है, जिसको समझ के आप गहराई में उतर सकते हैं। और जितना जितना मन को समझते हैं उतने मन की सफाई होती है, उतना उतना आप एक गहरे तल पे जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदलता है, आपकी जिंदगी शॉर्ट होने लगती है, आपके लाइफ के चैलेंजेस मिनिमाइज होने लगते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ एक असली यही वो है, खेल ये है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ के चैलेंजेस को मिनिमाइज करती चली जाए। जितना गहराई में जाएंगे उतने मिनिमाइज हो जाएंगे चैलेंजेस, उतना ही जिंदगी बहुत साफ साफ दृष्टि से दिखाई देगी। तो ये जब ये सेशंस बने तो एक मैरिज के ऊपर सेशन है, एक ये डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल जिसका एक बेसिक वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है, और एक लीडरशिप का 1-to-1 सेशन भी होता है जो कि अभी बहुत पॉपुलर नहीं है, बट उसमें 1-to-1 सेशन है यही जानने के लिए कि ये लीडरशिप रूट लेवल पे क्या है, आप सेल्फलेस लीडरशिप कैसे परस्यू कर सकते हैं, और वो खुद को जाने बिना और मन को समझे बिना संभव नहीं है। तो उसमें भी बेस वही है। और सर आपने एक बताया और रह कि गया, अच्छा बताइए। सिर्फ एक छोटा सा और रह गया, एक बच्चों के लिए भी ये लगा कि अगर एक यंग एज जिसको हम बोलते हैं 13-14 से लेके 18-19 तक के बच्चे, इनको अगर बेसिक बात समझ में आ जाए कि हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, और हम जो सोच रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, और ये चैलेंजेस क्यों हैं, अगर इनको एक ढांचा मिल जाए और ये उसको सॉर्ट कर लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। 9th मिनिमम 9th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए जो क्वेश्चन कर सके अपने आप को, क्योंकि मेरा मोड क्वेश्चनिंग का मोड है, चैलेंजिंग का मोड है खुद को करने का। तो उसका नाम है डिस्कवर न्यू यू। ये कुछ प्रोग्राम्स है जो सोच खोलो फाउंडेशन के तहत रन होते हैं। सर आपके प्रोग्राम के नाम तो बड़े अच्छे हैं, डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल। मतलब मेरे को वो पहले ही जैसे आपने बोला, मुझे तो लगा कि अब इसके बाद मैं पतला हो जाऊंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं मतलब कि 3-4 शायद शादियां कर लूं। बट आपने कहा ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये तो समझ ही नहीं आया। मतलब ये आप कुछ आप बोल कुछ और रहे हो, जैसे आपने शुरू बोला था कि वीडियो के नीचे क्लिक बेट टॉपिक होता है, लेकिन उस पर क्लिक करो तो कुछ और निकल के आ रहा है। तो आपने ऐसा नाम क्यों रखा सर इसका? लोग तो कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये बेसिकली जब नाम आया तो बहुत क्लैरिटी शायद मुझे भी नहीं थी, मैं तो यही कह सकता हूँ, है ना। या यूं कह लीजिए कि आप यही कह सकते हैं, मोटा मोटा तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है। पर फिर जब मुझे क्लैरिटी हुई भी तो मैंने कहा नाम बुरा नहीं है, भले कोई किसी लिए भी आ रहा है। मैं एक ओवरव्यू सेशन करता हूँ जिसमें इसी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता हूँ कि आपने जो हाईएस्ट पोटेंशियल का मीनिंग समझा है, क्या वो एक्चुअल में बहुत यूजफुल है। वो कोई लिमिटेड मीनिंग तो नहीं है जो आपको अपने बैकग्राउंड से मिला है, जो आप दुनिया में होते देख रहे हैं। इसका कोई डीपर मीनिंग भी अवेलेबल है क्या, वो आपके पास है या नहीं है। तो सारा खेल हमने कहा परसेप्शन का है। एक परसेप्शन हो सकता है बहुत सीमित दृष्टि से आप देख रहे हो जो आपको दुनिया बता रही है, और एक डीपर लेवल का परसेप्शन हो रहा है जो हमारे सेंट्स ने, जो जिन्होंने भरपूर जीवन जिया, जिन्होंने डेप्थ में जाके जीवन जिया, उन्होंने दिया हो। तो अगर हमको डीपर लेवल के परसेप्शन नहीं पता है, बहुत सीवियर चैलेंज होने वाला है। तो सारा खेल ये है कि हम अपने सारे परसेप्शंस को चैलेंज करते करते और अपने एक्शंस को चैलेंज करते करते, अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते करते वहां चले जाएं जहां हर चीज का एक डीपर परसेप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो नाम तो वही हाईएस्ट पोटेंशियल है, पर पहले ही सेशन में पता लग जाता है कि भैया मैं जो ढूंढ रहा हूँ ये वो सब नहीं, ये वो सब नहीं है। आपको रिलेशनशिप भी ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, और खुद को रूट लेवल पे ठीक करना पड़ेगा। बाहर आप जो करते हैं वो रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कहते नहीं है, बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो खुद को ठीक करना है समझ के लेवल पे, और वो अगर ठीक नहीं होता आपका रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही जो भी चैलेंजेस हैं वो रूट लेवल पे खुद को समझने से रिलेटेड है, मन को समझने से रिलेटेड है। तो भ्रम जो कुछ और सोच के आता है वो फिर वो कहता नहीं जी मेरे लिए नहीं है, तो वो चला जाता है। जिसको पहले सेशन में झटका लगता है यार ये तो बात ही कुछ और हो रही है, और लग भी रहा काम की है, फिर वो आगे जाता है तो उसको झटके बहुत लगते हैं पूरे सेशन के दौरान। 8 सेशन 2.5-2.5 घंटे के ऑनलाइन होते हैं,
हर सेशन में कोई ना कोई झटका लगता है, अरे वो क्या रहा है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं जिंदगी। सर 2.5 घंटे के 8 सेशन, इतनी क्या बात कर सकते हैं जिसमें मैं अपना पोटेंशियल डिकोड ना कर पाऊँ? ये तो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो हम लिंक्स दे देंगे नीचे, आप प्लीज अटेंड करें। कोई फीस नहीं है इस कोर्सेज की, विशाल सर की, और काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे तो। बट ठीक है, झलक जी आप बताएं मेरे को कि आपकी क्या जर्नी रही है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और आप ये स्पिरिचुअलिटी का रायता क्यों फैला रहे हैं? सो मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि मेरी माइंड किस तरह से काम करती थी और अब क्या हो गया है। तो मैं 15 साल की थी, सो बहुत ही नॉर्मल डिस्कशन है हर 15 साल के बच्चे के लिए कि भई आगे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या करना है आगे, करियर कैसे बनाना है, क्या करना है। तो मैंने कहा कि हाँ, अच्छी स्टूडेंट हूँ मैं, साइंस ले लूँगी, पीसीबीएम भी ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी आ जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा। बट मैंने मेरे फादर से उस टाइम कहा था कि देखिए, मेडिकल कर लूँगी, मेरे को शौक है, मैं अच्छी भी हूँ, मैं 100% क्रैक कर लूँगी, मुझे वो सब की चिंता नहीं है। आप मेरे को ये बताओ कि आप 25 साल की उम्र में मेरी शादी कर दोगे क्या? क्योंकि अगर 25 साल की उम्र में मेरी शादी कर दोगे और मेरी एमडी खत्म नहीं हुई, तो मैंने नहीं करना शादी। ये 15 साल का बच्चा बोल रहा है। मेरे को इस तरह की श्योरिटी चाहिए होती थी लाइफ में कि 10 साल बाद आप क्या करोगे मेरे साथ, तो मैं उसके हिसाब से अभी मेहनत करूँ, ना करूँ ये बता दो मेरे को। क्योंकि आगे होना है, नहीं होना मुझे नहीं पता। उन्होंने हँसा मतलब वो 10 मिनट तो हँसते रहे। फिर उन्होंने कहा कि तेरे को बेटा जो अच्छा लगता है तू कर ले। कोई दिक्कत नहीं है, ये श्योरिटी तो मैं नहीं दे पाऊँगा देख, उसके अलावा तेरे को जो करना है कोई दिक्कत नहीं है, तू कर। तो मेरे को बायोलॉजी अच्छी लगती थी। मैंने बायोटेक लिया कि चलो ठीक है, इंजीनियर तो 3-4 साल में बन जाएँगे, जॉब वॉब करेंगे आराम से कम एमडी वाला भूत नहीं है अभी, ठीक है? तो इंजीनियरिंग ली मैंने, बायोटेक लिया, मैंने मास्टर्स खत्म की और ट्रस्ट मी इंजीनियरिंग लेने के बाद कुछ भी लाइफ में प्लान्ड नहीं गया मेरे। जब से इंजीनियरिंग ली है, जब से मैंने स्कूल मतलब उस 15 साल के बाद से जितनी प्लानिंग मैंने करी है लाइफ में, वो सब कुछ चेंज होता गया है। So at the age of say 27, 28 I realized कि मतलब एक तो कितनी निहायती बेवकूफ थी मैं और कितनी ज़्यादा मतलब मैंने पूरा ढांचा तैयार कर रखा था मतलब आई न्यू व्हाट माय लाइफ वाज़ लुकिंग एट इवन एट द एज ऑफ 50 मतलब मैं 20-22 साल की थी आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं 60 से ऊपर मेरे को जीना ही नहीं है, क्या फ़ायदा? बीमारियाँ होनी है खाली। मतलब ये बातें होती थी मेरी कि ना इतना प्लानिंग कर रखा है मैंने। अब हुआ क्या कि यस इंजीनियरिंग कर ली, आईआईटी से मास्टर्स भी कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर लोग आने लगे, ये सवाल करने लगे कि अरे! पढ़ाई भी अच्छा कर लेती हो, मतलब लोग जानते भी हैं, बातें भी अच्छी कर लेती हो, सब कुछ हो जाता है। अब हमारे बच्चे को थोड़ी गाइडेंस दे दो। तो मेरी एक्चुअली एजुकेशन कंसल्टेंसी की जर्नी वहाँ से शुरू हुई फॉर अ फैक्ट दैट लोग आने लगे ये देख कर मेरा आईआईटी का ठप्पा देख के आते थे, सिंपल सी बात है। कि हाँ, ये घर परिवार में एक तो बच्चा है जो इतना पढ़ के इतना आगे निकला है, कम से कम हमारे बच्चे को इससे कुछ ज्ञान मिले। कुछ तो भला हो हमारे बच्चे का भी। ठीक है भई, बट देन आई रियलाइज्ड कि फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। फॉर अ फैक्ट दैट मतलब हम सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, हम सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, हम मज़ा ही नहीं ले रहे। मुझे लगता था कि उनका जो एक पीरियड है 18 से 22 साल की उम्र का, ये दोबारा नहीं आएगा। और मैं उस टाइम 28-29 की होंगी, ये दोबारा नहीं आएगा और इसको तो ये इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा-सा बिठा के उनको शांत करूँ कि दिक्कत क्या है? कर तो रहे हो सब। पर इस प्रोसेस से एंड इवन विथ माय काउंसलिंग्स आई हैव रियलाइज्ड कि अ, ये करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले साँस लो, साँस ले लो, रुक जाओ, थम जाओ, देख लो, क्या कर रहे हो, क्या कर हर कुछ करो। हमारे इंडस्ट्री में मतलब अ, मी एंड सौरभ वी वर्क टुगेदर एसएन मेंटरिंग के नाम से। अ, हमारी इंडस्ट्री में लोग आते हैं कि मतलब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर बच्चा इतना टायर्ड हो जाता है कि हम ही से नहीं मिल पाता। मतलब पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि ये 9 बजे तक तो ट्यूशन पे रहता है। 9 बजे के बाद इसमें जान ही नहीं बचती। बट आज मेरी अपब्रिंगिंग में हमेशा से ये रहा कि
हाँ, सब कुछ करना है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता था, पता नहीं मेरे पास भी 24 घंटे ही थे दिन में, पर मेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता था। और आज भी वैसा ही है, जिसके लिए मैं टाइम निकालना चाहूँ, वो ज़रूर मैं निकाल लूँगी। दिस सेशन इंक्लूडेड। तो फिर मतलब आपने बेसिकली आईआईटी की सीट वेस्ट की और उसके बाद आज आप ये नहीं, कर मैंने 2 साल फार्मा में काम भी किया और बहुत ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ही भारी मन से मैंने काम किया सच्ची। मैं 11 बजे ऑफ़िस पहुँचती थी, मैं 5 बजे सब कुछ ऐसे घंटा नहीं बजता था, मैं 5 बजे एवरीथिंग रैप्ड अप, डन, डस्टेड, क्योंकि इससे ज़्यादा आदमी ले नहीं पा रहा था। मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए था, जो मिल ही नहीं पा रहा था। और एक ही एक काम आदमी घूमे जाए, वो जो मेरे को ना हमेशा से मेरे को रात में सपने आने लगे थे खराब वाले, वो जो एक चक्री नहीं होती जिसमें वो चूहा दौड़ता रहता है। मेरे को उसके सपने आते थे कि वो चूहा मैं बन गई हूँ और मैं दौड़े जा रही हूँ, दौड़े जा रही हूँ, दौड़े जा रही हूँ। जाना कहाँ है आगे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। तो मेरी वैसी वाली हालत हो गई थी। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, निकलना है और इसी को फिर अपने पैशन को ही फ़ॉलो करना है फॉर अ फैक्ट दैट मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करके अब जैसे हम मेंटरशिप एक बड़ा अच्छा प्लान है हमारा, जो हम करते हैं, जो हम बच्चों को एटलीस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे साथ कम से कम 2 से 3 साल तक रहें, क्योंकि किसी भी चेंज को टाइम लगता है। तो हम क्लास 9, क्लास 10 के बच्चों को लेते हैं और 12th तक लेके जाते हैं। बट उसमें इतने फंडामेंटल चेंजेस आ जाते हैं ना उनमें, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा मैच्योर करते हैं और सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं और सबसे ज़्यादा एडैप्टिव होते हैं, कि उनको कोई नई कॉन्सेप्ट उस टाइम बताओ ना, वो तुरंत लेते हैं। आज हमारी उम्र में हम उतने नई कॉन्सेप्ट्स हाँ, ठीक है, करते हैं, पर हम फिर अगले दिन वही सेम ढर्रा, वही सब कुछ सेम ही चलता है। बट वो बच्चे ना बहुत जल्दी अडैप्ट करते हैं। तो उनके फिर आप तो ये कह रहे हो कि अगर वो चूहा घूम रहा है तो वो तो मेहनत कर रहा है ना, वो तो लाइफ बस में आगे बढ़ रहा है वो सब करने के बाद, आगे ही वो तो नहीं अच्छी बढ़ चीज नहीं है। रहा। वही तो दिक्कत है, वो एक व्हील है। आगे ही तो नहीं बढ़ रहा, वो मेहनत किए जा रहा है और सच में बहुत बुरा लगता है कुछ कुछ बच्चों के लिए तो, कि वो एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो दिल से मेहनत कर रहे हैं, पर वो पर खुश नहीं है। हमारे टीचर, हमारे मैनेजर तो यही बोलते हैं कि ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। अब ये है कि ज़रूर हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होना बहुत ज़रूरी है, बट आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रखना भी उतना ही ज़रूरी है। आई फ़ील अगर आप अपने आप को बर्नआउट कर दोगे, आप भाग लो, आप 5 साल आराम से भाग लोगे उस चक्रे में, ठीक है? आप 5 साल भाग लो, आप 10 साल भाग लो, उसके बाद देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल बर्न आउट, देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल रियलाइज़ कि एंड उस समय जो विरक्ति होती है ना, उस समय जो एक इमोशन आता है ना, वो बहुत डेट्रिमेंटल होता है। वो एक्चुअली हार्मफुल होता है, दैट इज़ डिस्ट्रॉयिंग। आप तो लाइफ बस को बहुत लाइटली लेते हो झलक जी। चलिए, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है सौरभ नंदा और मुझे कुछ 14-15 साल की उम्र में ये समझ आ गया था कि पूरा समाज मुझसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला पढ़ाई करो, लाइफ सेट हो जाएगी, वो तो हुई नहीं। और मतलब हर बार वो मेरे पीछे ही पड़ जाते थे कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। तो फिर लाइफ सेट कहाँ हुई? तो फिर एक टाइम के बाद आके मैंने सोच लिया कि ये जो भी करना है लाइफ में खुद ही करना पड़ेगा, इनके ऊपर नहीं भरोसा कर सकते। तब मेरी इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई कुछ 15-16 साल की उम्र में। और 1 डेढ़ साल इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद मुझे ये समझ आया कि अगर आप एक काम अच्छा ढूँढ लें अपने लिए, जिसमें आप बिज़ी रहें, जिसमें आप संतुष्ट रहें, खुश रहें, जिसको करने में मज़ा आए, तो फिर आपकी लाइफ सेट है। अब वो काम से पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो धीरे-धीरे करके समझ आया कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। और ये सारी क्लैरिटी मेरे को उस टाइम पे नहीं आई थी। उस टाइम पे रियलाइज़ेशन हो गई थी, तो मैं उस डायरेक्शन में चला गया था। आज समझा पा रहा हूँ, वो बात अलग है। तो जब लोगों का झूठ समझ आया और अपने काम की तरफ चले गए, तो फिर हमने लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं भी इंजीनियर ही हूं, तो आप लोग ये सोचेंगे ये सारे सताए हुए इंजीनियर यहाँ बैठे हैं। लेकिन मनोज जी, शायद आपने इंजीनियरिंग नहीं की है ना? और आपने ये भी नहीं बताया आप कहाँ से हैं। सर मैं राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इंजीनियरिंग देखो ऐसा है ना कि ये बात बहुत लेट कभी किसी को ये नहीं समझ आता कि बीएससी करने से क्या होगा। हम लोग बीएससी में मैथ्स पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते रहे और केमिस्ट्री पढ़ते रहे। जो बीएससी मेडिकल वाले लोग हैं,
वो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, जूलॉजी भी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पर ये बिल्कुल अब जाकर मेरे को समझ आया कि बीएससी का मतलब है कि आप साइंटिस्ट वाले बंदे तो नहीं बनोगे, आप टीचर बनोगे ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई बैंक वगैरह में जॉब लग जाएगी। और आर्ट्स वाले लोग तो ज़्यादातर क्या सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, लेकिन वो बीएससी वाला बंदा कहीं नहीं जाता। तो मैं तो अपने आप को आधा इंजीनियर तो मानता ही हूँ कि बीएससी करने के बाद हमने आधी इंजीनियरिंग तो की सर, पूरी नहीं की, आधी की हुई है, बेस पे चलिए, आधी। बस यही यही था कि अब हम मतलब कंप्लीटली सताए हुए इंजीनियर नहीं है, थोड़ा-सा बचा हुआ है। तो इंजीनियरिंग मैंने भी कंप्यूटर साइंस में ही की है, विशाल सर आपकी तरह मैंने भी, लेकिन आपने काफ़ी लंबी जर्नी की, 8.5 साल, मैं तो 2.5 साल में मेरा तो काम हो गया था वहाँ पर। 2.5 साल काम करने के बाद और उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ हो रही है और मुझे बचपन से लोगों ने बताया आप तो बड़े स्मार्ट हो, तो आपका तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे साथ स्मार्ट होने के बाद भी सब कुछ हो रहा है, तो काफ़ी लोगों के साथ हो रहा होगा। तो फिर मैं एक जर्नी पे निकल पड़ा कि ये जो हम करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? इसका रीज़न क्या है? तभी फिर साइकोलॉजी में मास्टर्स भी की। पूरे इंडिया घूमे मैंने, बहुत सारा 10 साल की जर्नी कुछ रही है। मैंने कुछ 20,000 बच्चों को इम्पैक्ट किया है ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी, जापान, मिडल ईस्ट, डेनमार्क में भी। और अब जाके 10 साल की मेहनत के बाद जाके मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ना थोड़ा-सा ज्ञान आया है इस फील्ड में। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने आस-पास बहुत सारे और लोग हैं जो सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आधे से भी कम समझ के साथ कर रहे हैं जो मुझे मिली है, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी। लेकिन वो उससे भी कम समझ के साथ अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं। और वो मुझे चीज़ अभी भी समझ नहीं आती, और इसीलिए इस पूरे चैनल पे भी मेरा काम ज़्यादा मॉडरेशन का ही रहेगा, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं है। और ये चैनल पर विशाल जी हैं, मनोज जी हैं, झलक जी हैं, तो क्या हम किसी और को भी लेके आएँगे विशाल जी? क्या हम और भी कुछ गेस्ट्स वगैरह लाएँगे और क्यों लाएँगे? डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले सेशंस में जब हम कुछ स्पेसिफिक और चर्चा करेंगे किसी मे बी रिलेशनशिप पे या मे बी और लाइफ के चैलेंजेस पे, और वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़ेंगे, तो और लोग होंगे तो नए नए व्यू पॉइंट मिलते हैं। और देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग एट ए वेरी डीप लेवल ना। कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, कुछ को पर्सनली नहीं जानता, दूर से जानता हूँ, पर कुछ को पर्सनली भी जानता हूँ। तो लोग बहुत काम कर रहे हैं और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और एक तो उनका व्यू पॉइंट मिलेगा जो कि एक बहुत सुंदर बात है ना। आप यही दो लोगों को, अगर 2-3 लोगों को सुनते रहेंगे तो बोर भी हो जाएंगे। तो नए व्यू पॉइंट मिलेंगे, नई भाषा मिलेगी, प्लस दे हैव डीपर नॉलेज अबाउट द अदर थिंग्स एज वेल। तो ये दोनों रीजन है कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोशिश यही रहेगी कि कोई ना कोई व्यक्ति एज ए गेस्ट ऐड होता रहे, सो दैट वी गेन न्यू पर्सपेक्टिव विद रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। और हमें मदद करेगा नए नए पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए, डीपर लेवल पे जाने बहुत ही बढ़िया। एक और चीज़ जो अभी विशाल जी ने बोली कि अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो अलग-अलग टॉपिक्स से मैं भी काफ़ी बात करता हूँ। एक सच कन्वर्सेशंस मैटर नाम का पॉडकास्ट है, जिसे कोई भी नहीं सुनता है। तो यू आर वेलकम टू सब्सक्राइब एंड नॉट लिसन। तो वो वही टॉपिक्स जो हैं विशाल जी, आप मेरे को ये बताएँ कि मतलब खाली स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक्स ही होंगे, या फिर जैसे मैं तो सच कन्वर्सेशन मैटर पे हर चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, या हम अलग-अलग टॉपिक्स पे भी बात करेंगे? जितना मुझे अभी समझ में आया है, बाकी चॉइस आपकी है, मतलब एक म्यूचुअल डिस्कशन रहेगा। पर जितना मुझे समझ में आया है, इसमें ही 100 टॉपिक निकल आएंगे। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी इतनी सी है। हमारी लाइफ में हजारों चैलेंजेस हैं एक्चुअल में, है ना। अलग अलग देखते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड चैलेंज है। कोई पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, तो वो पॉलिटिक्स क्यों है, आप उस पॉलिटिक्स से डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन नहीं लगता काम में, उसको दिखाई देता है कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं, मन की समस्या है, डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आपकी अपनी नजर में वैल्यू ठीक नहीं है, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीजों को, आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं निकलती है। ये कुछ 6-7-8 अलग अलग टॉपिक हुए जो वर्क रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक है। आप सक्सेस का कोई और ही मीनिंग आपने समझा हुआ है। आप एक वही जो चूहेदानी में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, उसको भी समझना कि हाँ भाई चूहेदानी से निकल के सक्सेस कुछ और हो सकती है। तो ऐसे जो टॉपिक हैं वर्क रिलेटेड हैं, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड हैं, ये एक हिस्सा हुआ, बहुत लंबा चौड़ा है। अगर हम देखें तो एक एक टॉपिक पे हम उठाएं तो एक सेशन निकल जाएगा इस तरीके से।
ठीक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं ये तो पर्सनल डेवलपमेंट। अरे पर्सनल डेवलपमेंट में भी आपको बहुत सारे परसेप्शन मिलेंगे। हो सकता है आप एक सुपरफिशियल लेवल का परसेप्शन पकड़ के चलें, और हो सकता है आप एक बहुत डीपर लेवल का परसेप्शन पकड़ के चलें। तो अगर आप डीपर लेवल का परसेप्शन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पकड़ लेंगे तो ये प्रॉब्लम रूट लेवल पे सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं होंगी। ऐसे रिलेशनशिप में अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप, करेक्ट, बच्चे के साथ रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अलग अलग जोन हो गया। और इसी तरीके से और आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी हम कहते हैं अरे हेल्थ समझ लिए, हेल्थ इज एक्चुअली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अगर आप डीपर लेवल की परसेप्शन हेल्थ के लिए नहीं रखते कि व्हाट डज हेल्थ कंस्टिट्यूट ऑफ ओवरऑल, तो फिर वो हेल्थ डीपर लेवल पे ठीक नहीं हो सकती। तो ये सारे टॉपिक हम शायद एक एक करके कवर करने वाले हैं जो कि इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। सर ये तो बहुत भारी भरकम बातें हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी 15 अगस्त को सेल लगी थी और वो प्राइम डे भी हुआ था 6-7 अगस्त को। आपने कुछ खरीदा है? नहीं खरीदा है तो क्यों नहीं खरीदा है? सेल में तो खरीदना चाहिए। एक ही बार जीते हैं हम। योलो आपने सुना ही होगा। हाँ तो देखिए सेल बुरी नहीं है ना, और सेल में कुछ खरीदना भी बुरा नहीं है अगर मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई चीज मुझे अभी चाहिए लिटरली और मैं खरीदने ही जा रहा हूँ और वो सेल मिल रही है और वो अगर 1000-2000 रुपए मुझे कम में मिलती है, अच्छा सुनहरी मौका है, ग्रैब करिए। पर अगर सेल की वजह से आपकी नीड जनरेट हो जाती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी मन की समस्या है। हमको ऐसी ही सारी समस्याएं समझनी पड़ेंगी जो मन से रिलेटेड है, और मन से रिलेटेड समस्या जब तक नहीं समझेंगे तब तक लाइफ में डीपर लेवल पे क्लैरिटी नहीं आ सकती। सर एक बहुत मजेदार थेरेपी के बारे में आपको बताती हूँ, उसका नाम है रिटेल थेरेपी। थोड़ा डिस्क्राइब करिए। और ये एक टर्म है, ये कॉइन्ड है कि आप जाइए, आप खरीदिए, आपने बहुत मेहनत की है, आपके पास बहुत पैसा हो गया है, अब क्या करेंगे उसका? मनोज जी, ये रिटेल थेरेपी कैसे काम करती है? अब एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग, एक नया वर्ड आजकल बड़ा चला है और वो है स्पिरिचुअल शॉपिंग। लोग आजकल स्पिरिचुअल शॉपिंग करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल शॉपिंग का मतलब है कि आदमी अ, कभी इधर आश्रम चला जाता है, फिर कभी उधर चला जाता है, कभी वो वाला ध्यान कर लेता है, कभी ये वाले को गुरुजी बना लेता है, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो अभी हाल ही में मैं एक फैमिली से जुड़ा था, मतलब बातचीत हुई तो उनसे मिलने गया। वो बोले यार वो फलाने आश्रम के बिस्कुट बहुत अच्छे हैं, तो हम तो वहाँ जब भी जाते हैं वहाँ से बिस्कुट ले आते हैं। वो फलाने आश्रम से यार वो अश्वगंधा का चूर्ण बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा यार वो गुरुजी योग निद्रा बहुत अच्छा कराते हैं, मतलब अपने को सोना है बढ़िया मजे से, तो योग निद्रा बहुत अच्छा कराता है। वो फलाने में जो मेडिटेशन है यार उसमें डांस वांस बहुत अच्छा कराते हैं, उससे क्या है, अपना शुगर लेवल और सब बढ़िया हो जाता है, तो मैं वहां चला जाता हूँ। लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, मतलब देखिए, पिकनिक भी मनाना चाहते हैं, नया रिलेशनशिप भी बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं। उनको लगता है यार श्री श्री रविशंकर को ज्वाइन कर लो तो वहाँ 100-200 बंदा मिल जाएगा और अपने यार उस ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे और अपना थोड़ा हो सकता है काम भी चल जाए। बहुत सारे मोटिव हैं, जैसे रिटेल की आप बात कर रहे हो, तो मैं उसे स्पिरिचुअल शॉपिंग बोलता हूँ। लोग इसी माइंडसेट के साथ हर चीज़ को देख रहे हैं। अभी जैसे विशाल सर ने बताया कि यार हम क्या टॉपिक लेंगे, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक स्पिरिचुअल आदमी कैसे देखता है हेल्थ को। अगर हम आज से पुराने साहित्य पढ़ें, तो वो कहेंगे यार शरीर शरीर तो नश्वर है, शरीर की क्या फ़िक्र करनी, शरीर खुद अपनी फ़िक्र कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। वो रिश्तों की बात करेंगे, अगर हम बात करें यार माता-पिता के साथ कैसे हों, पत्नी के साथ रिश्ते कैसे हों। लेकिन जब आप रियल स्पिरिचुअल की बात करेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ, कौन माता-पिता? ये तो एक धर्मशाला है, यहाँ रुके आज, कल चले जाएँगे, क्यों फ़िक्र करते हो? जिसको जो करना है वो हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? 2 तरह की फिलॉसफी के बीच में एक तालमेल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? समाज अलग ढांचे का बन गया, चीज़ें अलग ढांचे की बन गई। तो हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक हैं कि एक स्पिरिचुअल आदमी खुद की हेल्थ को कैसे देखता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? वो ऐसा क्या खाना चाहेगा जिससे उसकी ना केवल लाइफ अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, ब्रेन अच्छा हो, बल्कि वो आध्यात्मिकता के नए आयामों में भी जा सके, नए डायमेंशन में एंटर कर सके। इसके लिए जो कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट है एज़ अ साइंटिफिक, वो क्या चीज़ है? वो
ना केवल ये देखे बैठ के कि पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, वो एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख सकता है, पर वो एज ए फादर के रोल में जाकर ये जो कला एक आई है नई अभी, कि यार मैं अपने आप को एक फादर की जगह देखूं और सोचूं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास टॉपिक बहुत अच्छे हैं और लोग स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं, हमें इसका फ़ायदा लेना है, वो हमारे यहाँ भी आएँगे। स्पिरिचुअल मैं चाहता हूँ कि हम भी इस तरह की सेल लगा कर रखें, नई-नई चीज़ें लोगों को बाँटें, नई-नई उनका रैपर चेंज कर कर के हम उनको दें कि भैया ये वाली बहुत अच्छी है, इससे तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा होगा, इससे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और निश्चित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि हमारा सत्संग बाकियों के सत्संग से बेहतर है। सबसे बढ़िया है सर, क्यों? क्योंकि अब ऐसा कह लो सीधी-सीधी बात है कि हमने घाट-घाट का पानी पी लिया, सीधी बात है। और हमने सबको ही गुरु बनाया, सबके पास गए, सबसे सीखने की कोशिश की, जो जैसा सीखा एक ऑब्जर्वेशन हमने डेवलप की, उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमने अपने मॉडल बनाए। तो मुझे लगता है लोगों को हम लोगों का जो 20-20 साल का, 25-25 साल का, 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, डीप एक्सपीरियंस है, वो लोगों को देखो मज़े में मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे और हम मुझे लगता है कि हमें केवल ऑनलाइन ही नहीं रहना, हमें ऑफलाइन भी शोरूम खोलने पड़ेंगे, ठीक है? लोगों को वहाँ बुलाना भी पड़ेगा और आपस में फेस टू फेस बात भी करनी पड़ेगी, है ना? अब देखो यार हम लोगों का इंट्रोडक्शन से ही अच्छा समय आज देखिए घंटा निकल रहा है और बातें बहुत हैं करने वाली। सही बात है। झलक जी ये बताओ, अब बाकियों का सत्संग तो रोज होता है, दिन में 2-2 बार होता है। वो आप चैनल खोलो टीवी का और यूट्यूब पे देखो। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? एज ऑफ राइट नाउ व्हाट वी डिसाइडेड इज हम 15 दिन में एक बार आएंगे, आपसे रूबरू होंगे और इससे ज़्यादा हम फिलहाल तो नहीं सोच रहे, बट अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अगर लोग जुड़ना चाहेंगे, तो डेफ़िनिटली अम, इस डिस्कशन के लिए आई फ़ील हम चारों में से कोई भी कभी भी टाइम निकाल सकता है। तो हम चाहे जितना भी बिज़ी रहें लाइफ़ में और हम जो भी कर रहे हों इस डिस्कशन के लिए हम टाइम ज़रूर निकालेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग और दूसरा मनोज जी ने बहुत सही से कहा कि हमने घाट-घाट का पानी पी लिया है, तो मतलब एक रिवर है, एक तरफ का घाट का पानी विशाल सर और मनोज सर ने पिया है, दूसरी तरफ के घाट का पानी हम और सौरभ पी रहे हैं। तो ये हो गया है कि हम लाएँगे प्रॉब्लम्स जो हमने देखे हैं, हमने फेस किए हैं, हमने लोगों के साथ देखे हैं, लोगों ने फेस किए हैं और इस रिवर को हम सही से बहने देंगे और बस हमारी यही कोशिश है कि आज अभी क्या करें? आई थिंक माय ओनली क्वेश्चन इन लाइफ इज़ अभी क्या कर सकते हैं? कि अभी में क्या कि अगर कुछ चेंज करना है, कुछ नया सोचना है, किसी चीज़ को दूसरी तरह से सोचना है, तो अभी क्या करूँ? मुझे नहीं पता आगे मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, कौन मिलेगा? आई डोंट नो। तो मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है कि आज क्या कर सकते हैं? और हाँ, दिन के एंड में मुझे ये अच्छा फ़ील हो कि हाँ, आज का दिन बेकार तो नहीं गया। सो तो आई फील मतलब दिस आप भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हो कि अभी का बताओ, बाद में बात का देखेंगे। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन नहीं, इंस्टेंट टू डू लिस्ट। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ, ग्रैटिफिकेशन हर चीज़ में ग्रैटिफिकेशन नहीं मिलती। कई बार क्या होता है कि अभी का अभी हाँ, मेहनत करनी है तो करनी है, चेंज करना है तो करना है। इसको ग्रैटिफिकेशन नहीं कहेंगे। आई बिलीव इन टू डू लिस्ट्स फॉर एवरी डे एंड उस टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अपने लिए टाइम निकालना, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना, अपने परिवार के लिए टाइम निकालना, अपने लव्ड वन्स के लिए टाइम निकालना। तो ये चीज़ें उस टू डू लिस्ट में हमेशा रहती हैं, बाकी चीज़ें बढ़िया। आती-जाती रहती हैं। अब जाने से पहले ना, क्योंकि 1 घंटे का ही करना है तो आई थिंक 2 मिनट रह गए हैं। एक चीज़ रह गई है क्योंकि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि विशाल जी आपका नाम तो विशाल गुप्ता है, लेकिन पीछे बुद्धा जी की फ़ोटो लगी है और झलक जी आपका नाम झलक राठी है, लेकिन पीछे आपने वो तिब्बतन बुद्धिज़्म वाला लगाया है और मनोज शर्मा जी आपने कुछ लगाया ही नहीं है पीछे। मतलब कि आप कहाँ से आते हैं? क्या किसमें बिलीव करते हैं आप? विशाल सर आप बताएँ पहले। लाइक खुला पंछी है, जिसने कोई पिंजरा नहीं पकड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इनके लिए बहुत रिगार्ड है, इसलिए इनकी फोटो लगाई है। और मैं जो मेडिटेशन टेक्निक मैंने विपश्यना बताया, वो इन्हीं ने इजाद की थी और वो चल रही है 2500 साल से। तो रिगार्ड बहुत हाई है इनके लिए। अदरवाइज मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, मैं सूफी भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि सबके लिए मेरा इक्वल रिगार्ड है। खुले आसमान का पंछी हूँ, जहाँ से जो मिलता है योग्य करने, अमृत जो मिलता है वो वहां से पान कर लेता हूँ।
मनोज जी, आपने इतनी डिग्रियां की हैं, इतनी पढ़ाई की है, एक भी किताब पीछे नहीं है। मैंने आपसे ज्यादा किताबें रखी हैं, ऐसा मैं तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलता हूँ। आप कैसे प्रूव करोगे आप इंटेलेक्चुअल हो? सौरभ जी, मेरी खुद की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, और ये जो मैंने अभी मोबाइल जिसके ऊपर रखा है वो किताबों के ऊपर रखा है। ठीक है, तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि ये मैंने किताबों के ऊपर इसको रखा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि किताबें नहीं रखी। हाँ, बैकग्राउंड में इसलिए नहीं रखा भी, अब किसको रिप्रेजेंट करें, वही ना कि अब सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी विषय नहीं रखा जो मैंने नहीं पढ़ा हो, और हर साल मैं एक थीम बनाकर पढ़ता रहा। अगर मैं अपने पिछले 22 सालों की बात करूं, तो हर साल एक थीम। एक साल मैं महावीर स्वामी का शिष्य था, एक साल मैं महात्मा बुद्ध का शिष्य था, एक साल मैं गुरजीएफ का शिष्य था, एक साल मैं ऑस्पेंस्की का शिष्य रहा, एक साल 2 साल मैं ओशो का शिष्य रहा। तो मैं हर साल एक थीम बनाकर चलता रहा, और मैंने उसे पढ़ा। बीच में मैंने कभी कोई गड़बड़ नहीं की, और ना ही मैंने किसी दूसरे के विचार को कभी बीच में लाया। सिंपल, कि भाई अब मैं इसको ही फॉलो करूँगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और पूरा पढ़ूँगा जितना अवेलेबल लिटरेचर है। मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, हफ्ते में मैं 1 किताब ईज़िली पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसके नोट्स बना लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर उसका एक प्रैक्टिकल मॉडल भी मैं बनाता रहा हूँ। तो अब आप ये समझिए कि मैं भी सबको ही रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा। दोनों ही बातें अपने आप में बिल्कुल सही है और सच है। और लोगों को यहाँ वही है ना, रायता लोगों ने फैलाया है, लेकिन अब हम उसे बहुत अच्छा परोस के एक अच्छी डिश बना के लोगों को खिलाने खिलाने वाले हैं, जिससे लोगों को मज़ा आएगा और परम आनंद मिलेगा, ये पक्का है। Our raita is the best raita. यस। I understand. चलिए, इसी इसी नोट पे कंक्लूड करेंगे आज। 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन हुई है, इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा अभी। और अगली बार हम मिलेंगे 15 दिन बाद, 2 संडे इसके बाद। जो अगला संडे आएगा, आई थिंक 4 सितंबर को है या 5 को, तो तब हम मिलेंगे। और कोई टॉपिक जो हम अगली बार डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हम अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। आपकी मर्जी है, ताकि अगर किसी को देखना है तो देख ले। मुझे लगता है हमें सबसे पहले शुरुआत रिलेशनशिप से करनी चाहिए। वैसे तो एक व्यक्ति क्या सोचता है, उसका अपना क्या थॉट प्रोसेस है, उसका क्या बिलीफ है, उसका क्या परसेप्शन है, और इन सब चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हम आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल से सब लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे कि यार रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, लोग हमें अच्छा समझे, हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। इस बात को लेकर इसी में सारा आ जाएगा मेरे ख्याल से, थॉट प्रोसेस भी आ जाएगा, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं ये भी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि हमें इसे डिवाइड करना चाहिए अलग-अलग, कि हमारे फादर के साथ कैसे रिलेशन रहने चाहिए, मदर के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ऑफ़िस में किसके साथ, और जो हमारी वाइफ़ है, लवर है, उसके साथ कैसे रहने चाहिए, और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, क्या-क्या प्रॉब्लम आती रही हैं, किस तरह का एक बिहेव परमानेंट होता रहा है, फ़िल्मों से हमें क्या समझ मिलती रही है, इन सब को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो एक बार में हम एक टॉपिक ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बढ़िया। फिर अगली बार रिलेशनशिप से ही शुरू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक इट। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, आपको पता ही है क्या करना होता है, आपने बहुत यूट्यूब देखा है। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।